आखिरकार भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक देश में बड़ा खेल होता है और इस खेल का सीधा सीधा असर पड़ता है पूरी दुनिया पर और यहाँ तक कि भारत पर भी। जानेंगे कि कैसे 2022 की ये घटना, समझ लीजिए, दुनिया की सांसें रोकने वाली घटना है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राफेल में अब फ्रांस फंस चुका है और टारगेट मीट नहीं कर पाया। जानेंगे क्या है मामला, क्या ये भारत के लिए किसी तरह की समस्या ला सकता है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है अमेज़न का जंगल। ये जंगल काफी बड़े क्षेत्र में फैला, दुनिया की सबसे घने जंगलों में आता है अमेज़न का जंगल। और इसे यूं ही नहीं कहा जाता है कि ये दुनिया का फेफड़ा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। जाहिर सी बात है, इतना घना जंगल हो, कहा तो जाता है कि इस जंगल में दिन दोपहर में अगर आप घुस गए तो आपको कई ऐसे इलाके मिलेंगे जहां अंदर रात ही रात है, मतलब सूरज की रोशनी इन जंगलों में पहुंच नहीं पाती है। पर पिछले कुछ सालों से, खास तौर पर जो 5 साल थे ना, इस 5 साल में क्या हो रहा था कि इन जंगलों में कोई घुसता था, आग लगा जाता था और फिर सरकार कहती थी अरे ये तो आग जंगल की आग है, अच्छा अब तो पेड़ पौधे जली गए, इस इलाके का सफाया। इन 5 साल के दौरान ये भी देखा गया कि जंगल के जानवरों को मारा गया, मारकर उनकी तस्करी की गई। ये सारी घटनाएं लगातार बढ़ रही। फिर आप सोचेंगे अमेज़न का जंगल जब दुनिया के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही थी? सरकार इस पर इसलिए ध्यान नहीं दे रही थी कि सरकार खुद ही ये चाहती थी कि अमेज़न का जंगल चूंकि काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इन क्षेत्रों को खाली कराया जाए। जब जंगल में आग लगता था, आग लगने के बाद कुछ नहीं बचता था, तो वहाँ पर साफ सफाई करके उसको इंडस्ट्री वाला इलाका बनाया जा रहा था। और सरकार कहीं न कहीं इसमें मुख्य रूप से पर्दे के पीछे साथ दे रही थी उन लोगों का। या कहा तो ये भी जाता है कि सरकार खुद भी भेज रही थी लोगों को, जाओ और जंगल में आग लगाकर जंगल का सफाया करो। और ये सरकार किसकी थी? जेल्स बोल्सोनारो की। बोल्सोनारो आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? तो आपको बता दें, बोल्सोनारो एक राइट विंग के नेता हैं। हालांकि भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और अगर उनको उनकी सोच के हिसाब से देखेंगे तो उनका कहना था कि ब्राजील में इतने बड़े जमीन पर कब्जा कर रखा है जंगलों ने और ये हमारी विकास के लिए बाधा है। हम दुनिया भर को भले ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? क्या उस ऑक्सीजन के बदले में दुनिया हमें कुछ पैसे दे रही है, कुछ अनुदान दे रही है? दुनिया कुछ नहीं दे रही है। हमें धीरे धीरे शक्तिशाली बनना है और शक्तिशाली बनने के लिए हमें जंगलों को काटना होगा, उस जमीन का इस्तेमाल औद्योगिकरण के लिए करना होगा। हालांकि बोल्सोनारो की अपनी बात अपने देश के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सही है कि दुनिया भर में जंगल कम हो रहे हैं और अमेज़न के जंगलों का सफाया होने का मतलब है पूरी पृथ्वी के लिए विनाश को आमंत्रित कर। और बोल्सोनारो लगातार ये काम कर रहे थे। यही हो गया 2022 में मेन मुद्दा। ये ब्राजील की बात हो रही है, ब्राजील में है ये अमेज़न के जंगल और इस बार चुनाव हुआ और ये चुनाव इतने टक्कर का हुआ कि आप समझिए बोल्सोनारो के खिलाफ जो खड़े थे लूला डी सिल्वा, इनको मिला है 50.9% वोट और बोल्सोनारो को मिला है 49.1%। यानी कि बेहद रोमांचक रहा है ये पूरा वोटिंग का प्रक्रिया और बोल्सोनारो को मिल गई है हार। डी सिल्वा बन गए हैं अब यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष। डी सिल्वा को लोगों ने क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने इसी मुद्दे को गरमाया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम अमेज़न के जंगलों को कटने नहीं देंगे, हम यहाँ पर फिर से जंगल भी बसाएंगे। यही ब्राजील के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना और अब डी सिल्वा के हाथ लग गई है बाजी। डी सिल्वा अब यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब देखना होगा कि लूला डी सिल्वा और भारत के बीच में रिश्ते कैसे रहते हैं। बोल्सोनारो के समय तो बहुत अच्छा रहा है, पर अब आगे की कहानी देखना होगा क्योंकि ये लेफ्ट विंग के नेता है और लेफ्ट विंग की सोच थोड़ी जो होती है नरम होती है। हालांकि जंगल को लेकर जो इन्होंने बात कही है, इसमें लूला डी सिल्वा को दुनिया भर से समर्थन मिले हैं और समर्थन करने की बात भी है। वहीं बोल्सोनारो को बहुत सारे सेलिब्रिटीज का समर्थन मिला था, आखिरकार वो नहीं जी पाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी खबर और सोचने वाली खबर निकल कर सामने
सामने आ रही है। एक समय था जब फ्रांस के डिफेंस फैक्ट्रियों में राफेल पड़ा सड़ रहा, राफेल की बिक्री नहीं हो रही। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राफेल बहुत घटिया था। राफेल को जो मिलना चाहिए था दुनिया के सामने में एक्सपोजर, वो नहीं मिला। दुनिया ने उसे रिकॉग्नाइज किया नहीं। सब चिल्लाते थे अमेरिका का F-35, अमेरिका के फाइटर जेट सबसे अच्छे हैं, उसे ही लेना है। लेकिन जब भारत ने राफेल विमानों को खरीदा, और वो भी वो टेंशन वाले समय जिस समय चाइना और भारत के बीच में लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा कि तब युद्ध हो जाएगा, और पूरी दुनिया भर की निगाहें थी कि भारत इस युद्ध को अपने पक्ष में करने के लिए आखिर क्या क्या खरीदता है, कौन से फाइटर जेट, कौन से हथियार खरीदता है। तब भारत ने राफेल के लिए आगे कदम बढ़ाया। राफेल ने भारत में एंट्री लेनी शुरू कर दी, और मीडिया ने राफेल को इतने अच्छे से दुनिया के सामने रखा कि एक तरीके से फ्रांस के लिए हमने ही विज्ञापन कर दिया। पूरी दुनिया को ये भी समझ में आ गया कि भारत जैसा देश अगर राफेल विमान खरीद रहा है तो इस राफेल में कुछ तो खासियत होगी, क्योंकि उसके सामने दुश्मन देश के रूप में चीन खड़ा है, पाकिस्तान नहीं। ऐसे में भारत अगर किसी विमान को सोच समझकर खरीद रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा खूबियां। असर ये हुआ कि दुनिया भर के देशों का निगाह राफेल पर गया। उन्होंने राफेल की बारीकियां देखनी शुरू करी, फीचर्स देखने शुरू किए, और हालात ऐसे हो गए कि दनादन फ्रांस को राफेल के लिए ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। यूएई ने भी 80 विमानों का ऑर्डर दे दिया, मिस्र ने भी ऑर्डर दे दिया, बहुत ज्यादा ऑर्डर मिले। अभी तो कहा जा रहा है कि ऑर्डर इतने मिले हुए हैं कि फ्रांस को पूरा करने के लिए अभी काफी लंबा वक्त है, बहुत सालों के लिए बुक हो गया है फ्रांस इन ऑर्डर को पूरा कर। लेकिन अब भारत के लिए समस्या क्या है, तो आपको बता दें फ्रांस के पास जो भी फाइटर जेट हैं, क्योंकि फ्रांस एक नाटो सदस्य है, नाटो सदस्य होने की वजह से इन्हें एक टारगेट दिया जाता है कि हर साल कम से कम 160 से ऊपर घंटे हर फाइटर जेट अपनी उड़ान को पूरा करेगा। लेकिन फ्रांस के राफेल ने पूरा नहीं किया है। इस साल 140, और माना जाता है अगले साल का टारगेट और भी कम रहेगा। अब ये देखकर ये कहा जा रहा है कि चूंकि राफेल को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, हर साल अपग्रेड की जरूरत होती है, और इसीलिए इन्हें उड़ान भरने को कहा जाता है ताकि ये बिल्कुल अपडेटेड रहे। ऐसे में चूंकि फ्रांस के पास बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं, फ्रांस अपने राफेल विमानों को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है, तो क्या फ्रांस भारत के राफेल विमानों को अपग्रेड कर पाएगा? क्योंकि भारत भी काफी एडवांस बनाने के लिए कई सारे अपग्रेड पर काम कर। वैसे फ्रांस ने कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने सारे क्लाइंट्स के मांगों को पूरा करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।